कि फाइनेंशियल मार्केट में जो एग्रीगेट है 85 to 90% लोग लॉसेस करते हैं। टोकनाइजेशन क्या कॉन्सेप्ट है? अब यूएई में क्या है, उन्होंने प्रॉपर्टी को टोकनाइज किया हुआ है। अभी रिसेंट जो एमओयू साइन हुआ है जैज़ कैश का और बाइनेंस के साथ, ये पाकिस्तान के लिहाज से एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी भी है और बहुत बड़ा गुड साइनिंग भी है। तो क्या ये भी उसी तरीके का कोई एक स्टेप है कि जहां पर एमओयू साइन हो गए हुए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन या प्रोसेसिंग में जाते जाते कई साल लग जाएंगे? पाकिस्तान लुक्स वेरी सीरियस, वेरी कम्प्रोमाइज्ड। जब आप बाइनेंस से इवन ट्रांजैक्शन विड्रॉ करते थे तो बहुत सारे बैंक्स के अकाउंट भी फ्रीज हो जाते थे, प्लस वो रेगुलाइज नहीं था। तो ये जैज़ कैश के थ्रू अब वो वाला प्रोसेस भी इजी हो जाएगा आपका। सुबह उठूंगा और जैज़ कैश से मैं यूएसडीटीज को या यूएसडीसीज को ट्रांसफर कर लूंगा। बिलाल बिन साकिब साहब हैं, उनकी तरफ से भी बड़ा इस चीज़ को पर्सनली तौर पर मैंने देखा है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ना ये सिस्टम रेगुलाइज हो और लोगों को अवेयरनेस भी हो और पाकिस्तान भी उस म्यार के ऊपर आए पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर इस वक्त ट्रेडिंग को प्रॉपर ऑफिशियली लिया जा रहा है। ये जो दुनिया में एक फेस रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसके पीछे जो बिलाल बिन साकिब की एफर्ट्स है ना, वो मैचलेस है। विद इन 6 to 8 मंथ्स में इतने माइलस्टोन अचीव कर लेना, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो भी बड़ी कमिटेड लगती है कि हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। अभी बाइनेंस ने कितने एमओयू साइन किए? फाइनेंस ने एग्रीमेंट किया है, वो फौजी फाउंडेशन से किया है। आपको क्या लगता है कि हमें ये टेक्नोलॉजी जो है ना वो पहले अडॉप्ट नहीं कर लेनी चाहिए था? हम काफी लेट नहीं हुए इसके ऊपर। बाद में फेक टोकन वाला भी तो कॉन्सेप्ट है ना। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो यंग पाकिस्तानी हैं जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आपके पास डेवलपिंग साइड के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर और आईटी के अंदर जॉब्स होंगी। पिछले दिनों ओरेकल के शेयर्स गिर गए। ओरेकल 10 अक्टूबर को 380 के करीब था पर डॉलर उसका शेयर, और गिरता गिरता 170 पे आ गया। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन फ्रंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचें। रीसेंट आपने एक न्यूज़ सुनी होगी जिस न्यूज़ के बाद पाकिस्तान में जितनी भी ऑनलाइन ट्रेडर्स कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा खुश है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान इज टोकनाइजिंग एसेट्स ऑन ब्लॉकचेन। कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये फ्री टोकनाइजेशन है, कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये इंस्टेंट वेल्थ का एक फॉर्मूला होगा, और कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी क्रिप्टो की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। आज इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे, और क्लियर के साथ साथ जो आने वाली अपॉर्चुनिटीज हैं उनके बारे में भी आपको जरूर पता लगेगा, और ट्रेडिंग से रिलेटेड आपका देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। आज मैंने इन हाउस फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट को दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बास भाई, कैसे हैं? ठीक है, आप कैसे हैं? आप अल्हम्दुलिल्लाह। बास भाई, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने का। आपका और आपके तमाम टीम का भी शुक्रिया कि आपने एक इंतहाई अहम किस्म के मौजू के ऊपर हमें दोबारा यहाँ दावत दी है। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान की जो पर्टिकुलर जो यूथ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटिवली स्कार्स हैं। गवर्नमेंट्स हमेशा से इतनी वाइब्रेंट नहीं होती कि वो जॉब जनरेट करें, और पाकिस्तान में आपको पता है कि यूथ का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। तो दे आर स्ट्रगलिंग एंड दे आर वाचिंग दीज डेवलपमेंट्स। सो इट्स अ वंडरफुल टाइम कि लोगों को प्रॉपरली एजुकेट किया जाए और बताया जाए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। अच्छा बास भाई, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है एरागॉन इको कैपिटल सॉल्यूशंस के नाम से, और आप जो है उसके अंदर जिसको हम ट्रेड सिग्नल्स भी कहते हैं, या जितने भी यंगस्टर हैं या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अवेल कर रहे होते हैं, उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसके अंदर सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं या गाइडेंस दे रहे होते हैं कि कैसे आपने ट्रेड लेनी है और किस सेटअप के ऊपर कहाँ पर आपका ट्रेड सेटअप बनता है। मैंने एक चीज़, क्योंकि मैं खुद आपकी भी सर्विसेज अवेल कर रहा हूँ, मैंने एक चीज़ देखी है कि नॉर्मली मार्केट में जितने भी पेड जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें या किसी और फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो वो पेड सर्विसेज होती हैं। आपकी सर्विसेज पेड क्यों नहीं है? देखें, पाकिस्तान में जब भी कोई नया लड़का या यंग टैलेंट इस मार्केट में एंटर होता है तो उसे ढेर सारे ऑब्स्टिकल्स को फेस करना पड़ जाता है। प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, कोई ट्रेनिंग का करिकुलम नहीं है। लोग कैरिड अवे हो जाते हैं जिस तरह का मार्केटिंग स्टंट का पेनिट्रेशन है मार्केट में। तो हमने, हमारी टीम ने यहाँ सोचा कि यार लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल किया जाए, इससे पहले कि वो जाके मार्केट में लॉस करके इस चीज़ से ही पीछे हट जाएं। तो उन्हें एटलीस्ट इतना बताया जाए कि यार ये मार्केट बेसिकली ऑपरेट किन प्रिंसिपल्स पे करती है। एक दूसरा, कुछ जो लोग हैं जो थोड़े सीनियर्स भी हैं, उन लोगों ने आप कह लें कि अपने लालच की बुनियाद के ऊपर या एक पुअर साइकोलॉजी की बुनियाद के ऊपर इतने लॉसेस किए हुए हैं कि वो इस मार्केट से ही खौफज़दा हो जाते हैं।
तो लोगों का ट्रस्ट बनाने के लिए और न्यू बीज को ये समझाने के लिए कि यहाँ एक मौसर रिस्क कंट्रोल के साथ आप और पेशेंस के साथ इस मार्केट से आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। तो जो बेसिक मकसद है वो सिर्फ यही है कि लोगों को अवेयरनेस उनके अंदर क्रिएट करनी है, प्लस उन्हें ये कॉन्फिडेंस देना है कि ये मार्केट इतनी मुश्किल नहीं है। क्योंकि देखें ना, कॉमन परसेप्शन है कि फाइनेंशियल मार्केट में जो एग्रीगेट है 85 to 90% लोग लॉसेस करते हैं। अब वो लॉसेस करने की बुनियादी वजह क्या है कि लोग जस्ट अपनी एक्सपेक्टेशंस की वजह से मार्केट में जंप इन कर लेते हैं। और मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि देखें आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पर ऐसे लोग भी हैं कि जिन्हें ये भी पता नहीं होता कि यार ये वैलेट क्या है, डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है, या अगर आपने एक पोजीशन ले ली है उसका साइज क्या रखना है, इवन एंट्री और एग्जिट कैसे करना है। एंट्री एग्जिट भी इवन ये भी होता है, उन्हें बताना होता है कि यार ब्रेक इवन कर लो, ठीक है। तो वो पूछना शुरू कर देते हैं कि यार ये ब्रेक इवन क्या है। तो अब यहाँ से ना आप उनकी ना उस इंटेलेक्चुअल का आप अंदाज़ा लगाएं कि यार वो लोग कहाँ पे खड़े हैं। ऐसी सूरत में हम उन्हें कहें जी आप पेड सर्विसेज में आ जाओ, यार उन्हें पता ही नहीं है, वो पहले ही नुकसान कर चुके हैं। ऊपर से फर्दर हम उनको कह दें कि भाई तुम यहाँ फीसेस दे लो, नहीं, ग्रेजुअली ना उन्हें ट्रैक पे लाना है, फिर जाके उन्हें कहना है कि भाई आप इसको आप प्रॉपरली अपना फाइनेंशियल सोर्स बनाना चाहते हैं तो इसकी सर्टेन ट्रेनिंग्स हैं जिसको वो लेके चलें। तो मकसद बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करना है, लोगों को एजुकेट करना है, और साथ में कुछ ऐसे लोग यार जो इंडिपेंडेंटली ट्रेड नहीं कर सकते तो उनके लिए ना एक सोर्स ऑफ इनकम को थोड़ा सा सिक्योर करना है। अच्छा अब्बास भाई, जो एक बहुत बड़ा MOU साइन हुआ है ना, उस पर हम बाद में आएंगे, उससे पहले ना आप ऑडियंस को टोकनाइजेशन के हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये टोकनाइजेशन क्या कॉन्सेप्ट है। बुनियादी तौर पे टोकनाइजेशन होता है कि किसी भी एसेट को आप डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। ओके जैसे आपको पता है हम यहाँ बैरियर टाउन में बैठे हैं, यहाँ के रियल स्टेट है। अब UAE में क्या है, उन्होंने प्रॉपर्टी को टोकनाइज किया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही, वो डिजिटली लेजर बना देते हैं। मार्केट क्या होती है, आपकी पेनिट्रेशन ग्लोबल मार्केट में चली जाती है। सो टोकनाइजेशन का मतलब क्या है कि आप अपने एसेट को डिजिटली लेजर के ऊपर प्रोवाइड कर दें। अब इसके सर्टेन बेनिफिट्स हैं। उसमें बेनिफिट्स में क्या हो सकता है कि एक तो जो आपका जो एक लंबा प्रोसेस होता है आप उससे बच जाते हैं। अच्छा अब्बास भाई, अभी रिसेंट जो MOU साइन हुआ है जैज़ कैश का और बाइनेंस के साथ, ये पाकिस्तान के लिहाज से एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी भी है और बहुत बड़ा गुड साइनिंग भी है। लेकिन आपने एक तो पहले ये बताना है कि क्या ये हमारे लिए यूथ के लिए कितना हेल्पफुल होगा। सेकेंडली, जैसे हम लोग पाकिस्तान में देखते रहे कि बहुत MOUs तो साइन हो जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वाली साइड पे नहीं जाते, तो क्या ये भी उसी तरीके का कोई एक स्टेप है कि जहाँ पर MOU साइन हो गए हुए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन या प्रोसेसिंग में जाते जाते कई साल लग जाएंगे। तो आप इस पर थोड़ा सा ना ऑडियंस को एक्सप्लेन करें कि इसकी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट होंगी। देखें, जो MOUs हैं ये अब 3 MOUs साइन हो चुके हैं, ठीक है। जो जैज़ कैश का और जो बाइनेंस का MOU है ये बेसिकली एजुकेशन और अवेयरनेस को लेके है, ओके ठीक है। इनिशियली ऐसे ही होता है कि जो पहले कुछ 6 मंथ होते हैं, अभी एक ना फ्रेमवर्क डेवलप होना है। जो आपका सवाल का आखिरी हिस्सा है ना कि क्या ये MOUs बस साइन होते रहेंगे, नहीं। पाकिस्तान लुक्स वेरी सीरियस, वेरी कंप्रोमाइज्ड। मतलब इस कदर एफर्ट आप खुद देख लें कि 2025 की बिगनिंग से पहले पाकिस्तान का कहीं नाम ही नहीं था। हमने ये मार्च में सुनना शुरू किया, रेगुलेटरी अथॉरिटी डेवलप हुई, स्टेट मिनिस्टर का ओहदा दिया गया, और उसके बाद से पाकिस्तान ने इस फील्ड के अंदर इतनी स्पीड दिखाई है कि शायद ज़िंदगी में किसी भी और फील्ड में दिखाई हो। सो यहाँ जो पाकिस्तान की कमिटमेंट है बहुत रेजोल्यूट लग रही है, और यकीनन पाकिस्तान ने कुछ अपने ऑब्जेक्टिव, कुछ टारगेट सेट कर रखे हैं। जैज़ कैश एवरीबॉडी नोज़ कि पाकिस्तान में ई-वैलेट्स के थ्रू पैसा बनाने में जैज़ कैश पायनियर है, ठीक है। और पाकिस्तान में कॉमन नीचे आप विलेज लेवल तक भी चले जाएं तो लोगों के अकाउंट जैज़ कैश वगैरह में मौजूद हैं। बेसिकली जो MOU है ये एक नॉन बाइंडिंग एक्सप्लोरेटरी MOU है जिसने सिर्फ लोगों को एजुकेट करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर अब्बास भाई एक्सप्लेन कीजिएगा कि जैसे भी रिसेंट हमने देखा ना कि बहुत सारे जब आप बाइनेंस से इवन ट्रांजैक्शन विड्रॉ करते थे तो बहुत सारे बैंक्स के अकाउंट्स भी फ्रीज हो जाते थे, प्लस वो रेगुलाइज नहीं था। तो ये जैज़ कैश के थ्रू अब वो वाला प्रोसेस भी ईजी हो जाएगा आपका? अभी इस MOU में वो वाला प्रोसेस नहीं है। ओके
ऑब्वियसली होना ऐसा ही है। अच्छा, परसेप्शन वैसे यही लोगों को लग रहा है नहीं, वो कि लोगों ने परसेप्शन जरूर लिया, पूरा एमओयू उठा के पढ़ लें, अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं सुबह उठूंगा और जैज़ कैश से मैं यूएसडीटीज को या यूएसडीसीज को ट्रांसफर कर लूंगा, ऐसा नहीं है। बट यकीनन आगे फ्यूचर में ऐसा ही होना है, क्योंकि जैज़ कैश बुनियादी तौर पे है क्या, वो आपको मनी प्रोवाइडिंग ऐप है, ठीक है, वो डिजिटली आपके सर्कुलेशन कर रहा है, तो होगा ऐसे ही। लेकिन अभी क्या करेगा जैज़ कैश, बाइनेंस के ताउन से लोगों में अवेयरनेस पहले क्रिएट करेगा, क्योंकि पहले हमेशा ज़रूरी होता है कि आप क्लाइंट को मैसेज को बताएं कि यार ये चीज़ क्या है। तो फर्स्ट स्टेप में जो है ये पहले नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप देखेंगे कि डिफरेंट छोटे छोटे एजुकेशनल प्रोग्राम होंगे ताकि क्लाइंट की अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। उसके बाद ये यकीनन जो अगला आप स्टेप कह रहे हैं इसी तरफ आएगा कि जैज़ कैश हमें फैसिलिटेट करेगा कि अगर हमने अपने क्रिप्टो एसेट्स को कन्वर्ट करना है पाक रुपी में, तो जैज़ कैश उसमें मामून साबित होगा। अच्छा बास भाई, यहाँ पर ना जो बहुत बड़ा एक इनिशिएट है ना, मैं ये समझता हूँ कि जो बिलाल बिन साकिब साहब हैं उनकी तरफ से भी बड़ा इस चीज़ को पर्सनली तौर पर मैंने देखा है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ना ये सिस्टम रेगुलाइज हो और लोगों को अवेयरनेस भी हो और पाकिस्तान भी उस मेयार के ऊपर आए पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर इस वक्त ट्रेडिंग को प्रॉपर ऑफिशियली लिया जा रहा है। यार इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें, पाकिस्तान का ये जो दुनिया में एक फेस रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसके पीछे जो बिलाल बिन साकिब की एफर्ट्स हैं ना, वो मैचलेस हैं। जितना क्विकली उन्होंने इस पाकिस्तान के इस फील्ड को लेके ट्रैवल किया है और जितना क्विकली इंटरनेशनल लेवल पे स्पेस बनाई है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि यार ही नीड्स अपलॉडेड ऑन दिस। मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उन्हें स्टेट मिनिस्टर का जो ओहदा दिया है, ही डिज़र्व दिस। और जो उनकी परफॉर्मेंस है इसको लेके देखें, विद इन 6 to 8 months में इतने माइलस्टोन अचीव कर लेना, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। अब दुनिया में ना देखिए, हमारा ना वेस्टर्न वर्ल्ड में हमारा इमेज ही बड़ा अजीब सा था। मतलब हम देखते हैं ना कि पाकिस्तान का नाम आ जाए ना तो वो सहरा और वो पता नहीं क्या दिखाना शुरू कर देते थे, जबकि इस पर्टिकुलर स्टेप से, इस वेंचर से क्या हुआ है कि दुनिया को पता चला है कि यार ये एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाली नेशन है। तो इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल साकिब क्रेडिट के मुस्तहिक हैं, और उनकी वजह से जो अब पाकिस्तान में देखें, अब इसी दिसंबर के मंथ्स में बाइनेंस ने आपके साथ MOU साइन किया है, फिर आपके पास HTX ने एज एन एक्सचेंज लाइसेंस ऑपरेशन अप्लाई कर दिया है। तो दैट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट। और ये 2025 की अगर आप मुझसे पूछे ना कि पाकिस्तान की अचीवमेंट क्या है, तो मैं कहूँगा कि ये जो है ये अचीवमेंट है, क्योंकि देखें ये वो चीज़ है कि जहाँ आगे जाके आपकी टेक्नोलॉजी ने बेस करना है। अच्छा बास भाई, जो फर्स्ट MOU साइन हुआ है बाइनेंस का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट MOU है, और उसके बारे में थोड़ा सा ना ऑडियंस को हाईलाइट दीजिएगा कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और वो आपको क्या लगता है कि वो जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है या पाकिस्तान के अंदर कैसे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है। देखिए, बाइनेंस दुनिया की टॉप क्लास एक्सचेंज है, और बाइनेंस को हम कहें कि पायनियर है इस फील्ड के अंदर, तो वो भी कोई दूसरी राय नहीं है। बाइनेंस के CEO को US के प्रेसिडेंट तक जानते हैं, और हमारी इस मामले में तो मैं गुड लक ही कहूँगा कि बाइनेंस को लेके आने में बिलाल बिन साकिब का और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाकी लोग इन्वॉल्व हैं उसका बड़ा क्रेडिट है। और इसमें मैं ऐड भी करूँगा कि इसमें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत कीन है, क्योंकि उनकी तरफ से भी गो अहेड है कि इस मामले को आपने देखा होगा कि बाइनेंस के लोग आए हैं तो उनकी यहाँ पाकिस्तान की जो टॉप क्लास इस्टेब्लिशमेंट है उनसे मुलाकात करवाई गई है। फिर जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो भी बड़ी कमिटेड लगती है कि हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। अब आ जाते हैं हम MOU के ऊपर। वो MOU भी इस तरह का नहीं है कि सुबह सवेरे यहाँ पाकिस्तान में कोई ना फ्री टोकनाइजेशन की रेल पेल हो जाएगी और सुबह उठेंगे तो पूरा पाकिस्तान अमीर हुआ होगा, ऐसा नहीं है। इसके अंदर ना एक स्ट्रक्चरल टाइम होता है। अभी MOU साइन हुआ है, नेक्स्ट 6 मंथ में बाइनेंस ने हमारे के लिए क्या करना है, एक एडवाइजरी का रोल करना है। उसने हमें बताना है कि आप किस तरह का फ्रेमवर्क बनाएंगे, तो वो हमें एडवाइस करेंगे, वो हमें गाइड करेंगे कि यार आप क्या क्या मेजर्स लें। क्योंकि देखें ये कोई इतना आसान काम नहीं है। पाकिस्तान में इलिटरेसी किस तरीके की है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये कहीं एक जगह पे नहीं रुकना, पूरे पाकिस्तान के लैंडस्केप को कवर करना है। तो जो पूरा एक फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बना के देना है, उसमें बाइनेंस हमें मावन साबित होगा। तो ये MOU जो है ये एडवाइजरी इन नेचर का है। ये ऐसा नहीं है कि बाइनेंस ने कोई एक्सचेंज का लाइसेंस ले लिया।
अभी बाइनेंस ने कितने एमओयू साइन किए, किस किस इदारे के साथ किया है? जो बाइनेंस का एमओयू है वो बुनियादी तौर पे पहले तो पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पीवेरा के साथ है, जिसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो मौजूद थे और बिलाल बिन साकिब जो चेयरमैन है पीवेरा के वो मौजूद थे। ये वहाँ यूएई में साइन हुआ है। दूसरा जो बाइनेंस ने एग्रीमेंट किया है वो फौजी फाउंडेशन से किया है। आपको पता है कि फौजी फाउंडेशन भी बहुत बड़ा ग्रुप है, बिल्कुल ऐसे ही। और फौजी फाउंडेशन भी अब इसको बाकायदा इसका करिकुलम बना के तो इसकी अवेयरनेस के छोटे छोटे प्रोग्राम और सर्टिफिकेशन लॉन्च करने जा रहा है। तीसरा जो एग्रीमेंट बाइनेंस ने साइन किया है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो जैज़ कैश के साथ है। अब ये तीनों जो एग्रीमेंट्स हैं ये पाकिस्तान की मार्केट की पेनिट्रेशंस हैं। साथ में क्या है कि जो पाकिस्तान की यूथ के लिए है इसमें ना डिफरेंट तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ को थोड़ा डिस्कस कर लेना तो अपॉर्चुनिटीज़ डे वन से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बाद में आती है, रिटेल कॉन्सेप्ट बाद में आता है। पहले क्या होता है, अगर हम टोकनाइजेशन की जो मिसाल है उसको लेके जाएं तो जर्मनी, फ्रांस, यूएई ये कंट्रीज़ टोकनाइजेशन कर चुके हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ कि टोकनाइजेशन के साथ ही रिटेल सेगमेंट भी साथ में स्टार्टअप में आ जाए। रिटेल बाद में आता है कि आपने किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है या कॉमन पाकिस्तानी ने कैसे बाय करना है। ये उस तरफ एक रास्ता बनाया जा रहा है जिसमें अभी शायद 1 से 2 साल लगेंगे, बट जो स्पीड है मट पॉसिबल ये जो ड्यूरेशन है ये और भी शॉर्टन हो जाए। अच्छा बास भाई, टोकनाइजेशन की ज़रूरत इस वक्त आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को एक तो क्यों ये रियलाइज़ हुआ कि हमें इस तरफ जाना चाहिए, और वर्ल्ड के अंदर अगर हम कंपैरिजंस करें पाकिस्तान का तो आपको क्या लगता है कि हमें ये टेक्नोलॉजी जो है ना वो पहले अडॉप्ट नहीं कर लेनी चाहिए थी, हम काफ़ी लेट नहीं हुए इसके ऊपर? आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। हर पाकिस्तानी, यंग पाकिस्तानी की ने एक थॉट है कि हमने इतना टाइम क्यों गुजारा। ऑब्वियसली अगर हम इस चीज़ में पहले जंप इन कर गए होते तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हम आज शायद अवेल कर चुके होते और पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल रिजर्व की कंडीशन है वो मच बेटर होती। अब आते हैं कि अभी इस वक्त इस टोकनाइजेशन से पाकिस्तान करना क्या चाह रहा है। देखिए $2 बिलियन की जो है ये टोकनाइजेशन का जो प्लान साइन हुआ है उसमें क्या है, पाकिस्तान इनिशियली अपने जो बॉन्ड्स हैं, जो अपनी इक्विटी मार्केट है, बॉन्ड्स हैं, उनको टोकनाइज करना चाह रहा है। इस प्रोसेस को जर्मनी भी अडॉप्ट कर चुका है, इसको फ्रांस भी अडॉप्ट कर चुका है, यूएई तो अपनी रियल एस्टेट को कर चुका है, और यूएस भी, क्योंकि जो पहले हम बॉन्ड्स इशू करते हैं तो हमारे बॉन्ड्स के ऊपर इन्वेस्टर्स का उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं होता। अब जब हम क्रिप्टो के थ्रू करेंगे, बाइनेंस के थ्रू जाएंगे, हम इस बीटीसी और इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें क्या है कि हमें पता है कि यार ग्लोबल इन्वेस्टर हमारी तरफ आएगा, तो हम बुनियादी तौर पे इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहे हैं इस नई टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन के थ्रू। $2 बिलियन का इनिशियल प्रपोजल है। अगर तो रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान को ठीक ठाक किस्म का फॉरेन रिजर्व जो है वो आने वाले दिनों में इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू आ सकता है। अच्छा, इसके साथ ना बास भी थोड़ा सा ना बिगेस्ट जो रिस्क हैं और रेड फ्लैग्स जो है ना उसके बारे में भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा कि इसमें हम जा तो रहे हैं टोकनाइजेशन की तरफ, लेकिन इसमें जो मेजर रिस्क हैं आप क्या समझते हैं कि क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं रिस्क के? नहीं, टोकनाइजेशन के अंदर रिस्क नहीं आएगा, क्योंकि देखें टोकनाइजेशन बेसिकली क्या है, वो तो आपका जो प्रोसेस होता है, जैसे आप बॉन्ड ऑक्शन करते हैं वो लेंथी प्रोसेस होता है, उसमें आपका ठीक ठाक किस्म का ना एक्सपेंस होता है। टोकनाइजेशन ट्रांसपेरेंट है, टोकनाइजेशन सस्ती है और पेनिट्रेशन ग्लोबल मार्केट में है, इसमें उस तरह का रिस्क नहीं है। रिस्क कहाँ आ सकता है रिस्क, क्योंकि देखें जहाँ इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है ना तो उनके पास जो चेक लिस्ट होती है ना वो बहुत तगड़ी होती है, तो इंस्टीट्यूट नहीं ख़राब होंगे। रिस्क आ सकता है कॉमन पाकिस्तानी के लिए। अब कॉमन पाकिस्तानी के लिए कैसे आ सकता है, आपको पता है कि अभी पाकिस्तान में जैसे ई-कॉमर्स है, ऑनलाइन है, आप ऑर्डर कुछ करते हैं, चीज़ कुछ आ जाती है, स्कैमिंग शुरू हो जाती है। अब यहाँ एक अवेयरनेस उस लेवल से नहीं की जाती, तो बाइनेंस का एक लोगो, एक कोई भी ऐप लेके कहते हैं जी बाइनेंस है, एक्सचेंज में अकाउंट बना लो। बात भी फेक टोकन वाला भी तो कॉन्सेप्ट है ना, वो ओवरऑल वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इंस्टीट्यूट के लिए वो नहीं होगा। रिटेल जो क्लाइंट है, मतलब लेट्स सपोज एक क्लाइंट राजनपुर में बैठा हुआ है, एक कोयटा में बैठा हुआ है, उसको प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, उसने कहीं से सुना है कि यार इन्होंने भी काम कर लिया, ये भी उसमें पैसा बना रहे हैं, मैं भी बना लेता हूँ। अब ऐसे में किसी ने फेक ऐप बना दी, बाइनेंस का एक लोगो यूज़ कर दिया, तो उसने तो नहीं वेरीफाई करना कि ये बाइनेंस है या कौन है, अकाउंट बन गए, पैसे डिपॉजिट हो गए,
बाद में पता चला बंदा ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन ये जो अभी पहला टाइम आ रहा है जिसमें इसमें फ्रेमवर्क को बनना है, तो ऑब्वियसली ये जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं ये टॉप प्रायोरिटी हैं। और फिर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस जो फौजी फाउंडेशन प्रोग्राम करने जा रही है, वो क्या करने जा रही है कि उन्होंने इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो स्ट्रक्चर फ्लॉज हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अब अपॉर्चुनिटीज़ में जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त साइबर सिक्योरिटीज़ की डिग्रीज़ ले रहे हैं, ये उनके लिए इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ताकि उनको इस तरह की जॉब मिल सकें और फिर वो अपने डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को बताएं कि भाई यहाँ पर किस तरह के रेड फ्लैग्स हैं और किस तरह के थ्रेट्स हैं। फिर कॉमन पाकिस्तानी जो बीइंग अ ट्रेडर है उसके लिए इसमें क्या है, वो मतलब कब होगा, अब काम होगा, एक दूसरा फिर क्या अभी ओपन है, हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो वाला सिलसिला इसमें कब आएगा? अच्छा बाज़ भी ट्रेडिंग तो अभी भी पाकिस्तान में एक मैसिव लेवल के ऊपर जो है ना वो हो रही है, बहुत सारे यंगस्टर्स ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो हाई रिस्क फैक्टर जो है ना वो एलिमेंट मौजूद होता है अभी भी। आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह से जो कॉमन पाकिस्तानी है, या जैसे आपने शुरू में एक जिक्र किया कि हमारे पास जॉब्स तो वैसे ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो ये जो एक कॉमन पाकिस्तानी के लिए कब हेल्पफुल बन सकता है, ये जितना भी MOU साइन हुआ है या जितना भी क्राइटेरियाज आए हैं सारे? देखिए, ये बैकएंड के ऊपर तो अब इस पे काम शुरू है। लेट्स सपोज फौजी फाउंडेशन अब इसको अडॉप्ट करती है, तो फौजी फाउंडेशन को टीम चाहिए होगी, उसको स्टाफ चाहिए होगा, वो पर्टिकुलर डोमेन में हायरिंग करेंगे। फिर जब आगे मामला चलेगा तो आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे, आपको डेवलपर्स चाहिए होंगे। ये अभी हम बता रहे हैं ट्रेडिंग से पहले का। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो यंग पाकिस्तानी हैं जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आपके पास डेवलपिंग साइड के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर और IT के अंदर जॉब्स होंगी। फिर जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, लेकिन जब आपने सेंटर बनाना है तो यू नीड बिल्डिंग बनेंगी, तो उसके साथ जो जुड़ी हुई अलग अलग मार्केट्स हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, अभी पिछले दिनों ओरेकल के शेयर्स गिर गए। ओरेकल 10 अक्टूबर को 380 के करीब था पर डॉलर उसका शेयर, और गिरता गिरता 170 पे आ गया। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? ओरेकल ने बुनियादी तौर पे डाटा सेंटर्स बना के देने हैं। अब उसने लोगों से पैसा तो ले लिया, बिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो डिलीवरी का टाइम है वो मीट नहीं कर पा रहा, क्योंकि जब आप एक डाटा सेंटर बनाते हैं तो उसके लिए आपको ढेर सारी पावर सप्लाई चाहिए और गीगाहर्ट्ज़ में चाहिए, गीगावाट्स में सॉरी। तो वो एक दिन में तो पावर लाइन नहीं खड़ी हो सकती। Exactly. तो वो जो टाइम लाइन थी पहले 2028 की, वो जब उन्होंने कहा कि हम मीट कर रहे हैं तो प्राइसेस शूट कर गई। और ये ही बड़ा फैक्टर है कि अभी जो BTC की प्राइसेस हैं वो प्रॉपरली फ्लोर अप नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि इन्वेस्टर्स को कंसर्न आ गए हैं कि यार पैसा ले लिया गया है, लेकिन जो डिलीवरी का है वो टाइमली नहीं हो पा रही। सेम गोज़ कि जब पाकिस्तान में लेट्स सपोज फौजी फाउंडेशन इस्लामाबाद में एक सेंटर बनाते हैं, तो देखिए ना वो सेंटर बनेगा, सबसे पहले तो एक हेल्दी एक्टिविटी है, एक बड़ी बिल्डिंग 2 एकड़ पे बननी है, 4 एकड़ पे बननी है, एक डाटा सेंटर डेवलप होना है, फिर वहाँ डेवलपर्स ने बैठना है, फिर वहाँ टेक के लोगों ने आना है, उसके लिए एडमिन स्टाफ अलग चाहिए होगा। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो ऑब्वियसली इसमें है पहले। अब अगला कंसेप्ट आता है रिटेल्स का कि बीइंग अ ट्रेडर मेरे लिए कब? तो बीइंग अ ट्रेडर जब मैं अभी ग्रे एरिया में छुप के ट्रेड करता हूँ, मुझे अभी प्रॉब्लम होती है, मुझे अभी बैंक फैसिलिटेट नहीं करते। ऑब्वियसली जब यार स्टेट मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर आएंगे तो बैंक आपको फैसिलिटेट करेंगे, तब ओपनली कर सकते। तो ऐसी सूरत में देखें ना, कल को जब जैज कैश भी ओपनली इस चीज़ को आपको कह रहा हो कि आप आएँ वहाँ पर जहाँ ऑप्शन है, जब हम कहते हैं कि अदर वैलेट में जाएं, तो वो कह देगा कि भाई आप अपनी करेंसी को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में आपके ऊपर जो एक अननेसेसरी एक ड्यू प्रेशर होता है, यार मैं कहीं पकड़ा ही ना जाऊँ, तो वो प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, बट वो लेटर स्टेजेस में आएगा। ठीक है। और इसमें जो हमारी ऑडियंस है जो सुन रहे हैं, जो आपके चैनल के फॉलोअर्स हैं, उन्हें क्या है कि देखें आप इसको ना मैज़ एक ख्वाब समझ के नहीं देखें, ख्वाब को हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि आपको एफर्ट करनी पड़ती है। क्या क्रिप्टो मार्केट पाकिस्तान में 10 एक्सचेंजेस लाइसेंस ओपन कर लें तो क्या हर पाकिस्तानी प्रॉफिट बना लेगा? नहीं, वो ही बनाएगा कि जो इसके प्रोसेस को सीखेगा, जो इसके ऊपर मेहनत करेगा। क्यों? क्योंकि यार आपका कंपेटिटर पाकिस्तानी नहीं होगा, वो तो हो सकता है US का सिटीज़न हो, वो हो सकता है UK में बैठा हो, जिसके पास टूल्स हाई टेक हैं, जिसके पास फैसिलिटीज़ हैं, जिसके पास नॉलेज डिफरेंट लेवल का है। अब आपने इंटरनेशनल मार्केट में पाँव तो रख दिया है, तो आप सोचें कि यार मैं तो यहाँ बैरियर टाउन में मेरे कंपेटिटर्स हैं। नो, आपका कंपेटिटर इंटरनेशनल है, तो आपको अपना मयार उस लेवल पे ले जाना है ताकि आप उनका जो है ना मुकाबला कर सकें और फिर आप पैसा बना सकें। हाँ, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं,
इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया की मोस्ट लिक्विड तरीन मार्केट्स हैं। सिर्फ हम क्रिप्टो की मार्केट करें तो 3.5 ट्रिलियन डॉलर पे है, और ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट को मिलाएं, ठीक है, क्योंकि अब पाकिस्तान में हर चीज़ आप चाहें यहाँ से एप्पल के शेयर ले सकते हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट अब 10-15 ट्रिलियन डॉलर की है। हमारी तो पाकिस्तान का तो जो एसेट ही है वो बिलियंस में होते हैं। तो देयर इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, और इन एरियाज़ को टैप करना हर बंदे की आने वाले टाइम की ना ज़रूरत है। वो चाहे मेच्योर एजेस में हैं तो वो अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, और जो यंग वंस हैं जो यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, दिस इज़ अ वंडरफुल लाइन बिकॉज दे हैव द एप्टीट्यूड, उसको ग्रिप करें। और सेकेंडली वास भाई अभी वैसे भी छुप के कर रहे हैं, अच्छी बात है। ओपनली जो है ना वो सामने एक प्लेटफॉर्म्स होगा, लोगों को अवेयरनेस के साथ लोग करेंगे। सो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये हमारे लिए और यूथ के लिए, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के लिए एक अच्छा साइन बने, और वो एक ट्रेडिंग को प्रॉपर समझ कर करने वाले बने। अब्बास भाई आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका और आपके तमाम टीम का भी बहुत शुक्रिया।